एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सान्या। सो जैसा कि हम अपने चैप्टर 3 पढ़ रहे थे और हमने कंपैरिजन बिटवीन मौर्यन एम्पायर एंड मैसिडोनियन एम्पायर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम कंपैरिजन करने वाले हैं वो रोमन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के बीच करने वाले हैं। सो रोमन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के बीच कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। सो देखो, अपेरेंटली इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द रोमन एम्पायर एंड द गुप्ता एम्पायर। वैसे तो अगर हम कंपैरिजन करने की कोशिश करें रोमन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के बीच में, तो ये थोड़ा बहुत हम बोले तो नॉट पॉसिबल की बराबर है, ठीक है, क्योंकि कुछ ज़्यादा खास डिफरेंसेस नहीं हैं, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम थोड़ा बहुत स्टडी करते हैं। देखो, फॉर द गुप्ता एम्पायर वॉज स्टैब्लिश इन 320 AD। इंपॉर्टेंट है, MCQ के लिए ध्यान रखना। गुप्ता एम्पायर कब स्टैब्लिश हुआ था? गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश हुआ था 320 AD में। एंड बाय दैट टाइम द रोमन एम्पायर आफ्टर रीचिंग इट्स क्लाइमैक्स वॉज फास्ट मूविंग टूवर्ड्स इट्स फॉल। और उसी समय जब गुप्ता एम्पायर स्टैब्लिश हो रहा था, उसी समय जो रोमन एम्पायर था वो अपने क्लाइमैक्स पर था। क्लाइमैक्स पे मतलब उसका फॉल डाउन होने का समय आ चुका था। अब वो बहुत तेज़ी से अपने फॉल डाउन की तरफ, मतलब ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। वो अपने क्लाइमैक्स पे पहुंच चुका था और बहुत जल्द से जल्द वो अपने फॉल डाउन की तरफ बढ़ रहा था, ठीक है। कब? जब गुप्ता एम्पायर उस समय स्टैब्लिश हुआ था 320 AD में, ठीक है। द रोमन्स हैड एक्सपीरियंस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स बट दैट नेवर हैपेंड विद द गुप्तास। रोमन्स ने अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम एक्सपीरियंस किया, लेकिन गुप्ताज ने वो कभी भी नहीं किया, ठीक। There was also difference in treatment meted out to the slaves. However, there were similarities between the two regarding cultural advancement. देखो, अब इनका डिफरेंस तो एक तो आपका पॉलिटिकल सिस्टम में इन दोनों का डिफरेंस है, रोमन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर का। और वहीं पे अगर हम स्लेव्स की बात करें तो स्लेव्स जो है गुप्ता पीरियड में भी थे और रोमन एम्पायर के इसमें भी थे, है ना। गुप्ता एम्पायर में भी थे, रोमन एम्पायर में भी थे, तो दोनों का ट्रीटमेंट भी अलग अलग है। मतलब स्लेव्स जो है अलग अलग हम समझेंगे अभी पूरा, तो उसमें आप समझना, ठीक है। क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के तौर पे दिया हुआ है बेसिकली। हाउएवर देयर वर सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू रिगार्डिंग कल्चरल एडवांसमेंट। मतलब डिफरेंसेस तो इनमें है, बट इसके साथ साथ इनके बीच कुछ सिमिलैरिटीज़ भी है अकॉर्डिंग टू देयर कल्चरल एडवांसमेंट। कल्चर के बेस पे इनके बीच में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ भी है, ठीक है। तो बेसिकली रोमन एम्पायर एंड गुप्ता एम्पायर अभी हम जो कंपैरिजन देखने वाले हैं, सो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या देखा, गुप्ता एम्पायर कब स्टैब्लिश हुआ 320 AD में, और जब ये स्टैब्लिश हो रहा था तो उस समय रोमन एम्पायर अपने क्लाइमैक्स में था, यानी कि अब वो फॉल डाउन की तरफ आगे बढ़ रहा था तेजी से, ठीक है। सिंपल सी बात। पॉलिटिकल सिस्टम इन दोनों का बहुत ही डिफरेंट है, गुप्ता एम्पायर और रोमन एम्पायर का, ठीक है। अब देखो, सबसे पहला स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम मतलब इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था यहाँ का? सो इनिशियली रोम वॉज अ ऑटोक्रेटिक मोनार्की। इनिशियली यानी अपने जब पहले स्टेज में वो था रोम, तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की यहाँ पे थी, ठीक है। मोनार्की यानी राजा का यहाँ पे शासन था। ऑटोक्रेटिक यानी यहाँ का राजा कोई इतना अच्छा खास कुछ नहीं था, सिर्फ अपने जेब भरने का वो काम करता था। बेसिकली बोले तो इतना अपने प्रजा के प्रति उसका प्यार नहीं था, ठीक है। ऑटोक्रेटिक था, वो दुष्ट था। दिस वॉज फॉलोड बाय रिपब्लिकन गवर्नमेंट। अब क्या हुआ, ऑटोक्रेटिक मोनार्की था अपने इनिशियल स्टेज में, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई। कैसे? तो चैप्टर 2 में पढ़ना रोमन एम्पायर के बारे में, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ आएगा। वो वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करना मेरे, उसमें मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों ने जो है रिवॉल्ट किया और फिर रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई, ठीक है। यानी कि अब लोग क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं और अपनी गवर्नमेंट, अपनी सरकार चुन सकते हैं। तो सबसे पहले ऑटोक्रेटिक मोनार्की था, फिर रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई। रोम इन फैक्ट रिमेन्ड अ रिपब्लिक फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक तो रोम रिपब्लिक रहा, लेकिन फिर क्या हुआ, फ्रॉम द टाइम ऑफ एम्पेयर ऑगस्टस रोम केम अंडर एब्सोल्यूट मोनार्कियल रूल। फिर जब अगस्टस आते हैं, एम्पेरर अगस्टस जब आते हैं, एम्पेरर अगस्टस जब आते हैं, तो एब्सोल्यूट मोनार्कियल रूल यहाँ पे स्टैब्लिश हो जाता है, ठीक है। यानी कि रिपब्लिकन रोम हटके फिर से आ जाता है आपका मोनार्कियल रूल। कौन सा मोनार्कियल रूल? एब्सोल्यूट मोनार्कियल रूल। यानी अच्छा खासा यहाँ का राजा थोड़े अच्छे थे, है ना। In case of the Guptas, the state from its very foundation till the decline and fall remained under dynastic monarchical rule. लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ किसकी, गुप्तास की, तो गुप्तास का जो स्टेट था, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, वेरी फाउंडेशन, यानी जब से इसका फाउंडेशन हुआ, जब से इसकी शुरुआत हुई, शुरुआत से लेके इसके डिक्लाइन तक, इसके ख़त्म होने तक, वो जो टाइम पीरियड था उसमें ये सिर्फ एक ही सिस्टम को फॉलो कर रहा था, दैट इज डायनेस्टिक मोनार्कियल रूल। मतलब कि राजा का यहाँ पे रूल था, राजा का बेटा राजा बनता था, उसका बेटा राजा, उसका बेटा राजा, इस तरीके से डायनेस्टिक मोनार्कियल रूल था। डायनेस्टिक मतलब समझ गए ना? हाँ, तो डायनेस्टिक मोनार्कियल रूल था, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चेंज हो रहा है बार बार, ठीक है। रोम में क्या था, पहले ऑटोक्रेटिक मोनार्की था, फिर रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई, फिर एब्सोल्यूट मोनार्कियल रूल आया, यानी चेंज हो रहा था। लेकिन गुप्ताज में ऐसा नहीं हुआ। गुप्ताज में एक ही चीज रही, दैट इज डायनेस्टिक मोनार्कियल रूल, ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट फाउंडेशन से लेके टिल द डिक्लाइन, ठीक है।
ऑफ कोर्स अंडर द गुप्तास देयर वाज इनफ स्कोप फॉर सेल्फ गवर्नमेंट इन द लोकल लेवल, और गुप्तास के टाइम पीरियड में लोकल लेवल यानी सेल्फ गवर्नमेंट भी थी, यानी लोकल लेवल में देखें तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट थी ताकि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो सके, यानी विलेज में अपनी गवर्नमेंट थी, ठीक है, छोटे छोटे एरियाज में गवर्नमेंट फैले हुए थे, लोकल लेवल की गवर्नमेंट यहाँ पे थी, ठीक है, जैसा आज के समय में होता है लोकल लेवल की गवर्नमेंट होती है आज के समय में हमारी, ठीक उसी तरीके से उस समय थी गुप्तास के टाइम पीरियड में लोकल लेवल की गवर्नमेंट। सो दैट इज डिफरेंस बिटवीन रोमन एम्पायर एंड गुप्तास, ठीक है। रोमन एम्पायर में हमने क्या देखा, जो पॉलिटिकल अगर हम इनका देखें पॉलिटिकल सिस्टम तो ये डिफरेंट है, ऑटोक्रेटिक मोनार्की था पहले, फिर रिपब्लिकन गवर्नमेंट आई, फिर एब्सोल्यूट मोनार्कियल रूल आया। लेकिन अब बात करें अगर हम किसकी, गुप्तास की, तो गुप्तास में हमेशा से डायनेस्टिक मोनार्कियल रूल रहा, ठीक है, और यहाँ पे लोकल लेवल में भी गवर्नमेंट मौजूद थी। ओके, आगे देखो एक्सपेंशन ऑफ द एम्पायर एंड इट्स इकोनॉमी। अब इनके हम बात करते हैं एम्पायर के एक्सपेंशन की और इकोनॉमी की। सो ये बेसिकली एक सिमिलैरिटी है दोनों के बीच में, क्यों, क्योंकि अगर हम देखें गुप्तास की और इसकी बात देखें रोम की, तो इन दोनों का वेल्थ यानी पैसा बहुत ज़्यादा था, ठीक है। कैसे देखो, द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द गुप्तास रिमेन कन्फाइंड टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इनका टेरिटोरियल एक्सपेंशन देखे गुप्तास का तो वो इंडिया तक ही रहा सीमित, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो हमारा है वहीं तक सीमित रहा, बाहर ये नहीं गए, सिर्फ इंडिया तक ही रहे गुप्तास, ठीक है। बट द इकोनॉमिक एडवांसमेंट अंडर द गुप्तास वाज पॉसिबल ड्यू टू लार्जली टू द रीच फॉरेन ट्रेड दे हैड विद द टू हाफ्स ऑफ द रोमन एम्पायर, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रोमन एम्पायर। तो जैसे कि हमने पढ़ा था अपने चैप्टर नंबर 2 में कि रोमन एम्पायर स्प्लिट आउट हो गया था, मतलब दो हिस्से में उसे बांट दिया गया था, एक ईस्टर्न पार्ट एक वेस्टर्न रोमन एम्पायर वाला पार्ट, ठीक है। अब गुप्तास क्योंकि इंडिया तक ही सीमित रहे, लेकिन उसके बावजूद उनका इकोनॉमिक एडवांसमेंट इतना ज़्यादा था, इतना ज़्यादा उनके पास पैसा था। क्यों था, बिकॉज ये ट्रेड करते थे, बहुत ज़्यादा ट्रेड करते थे, किसके साथ, रोमन एम्पायर के साथ, ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट। इसके अलावा बाकी भी जो फॉरेन कंट्रीज़ है, फॉरेन कॉन्टिनेंट्स है, वहाँ पे वो क्या करते थे, ट्रेड करते थे, रीच फॉरेन ट्रेड, बाहर से इनका ट्रेड बहुत ज़्यादा होता था गुप्तास के टाइम पीरियड में, जिसकी वजह से इनके पास इतना ज़्यादा वेल्थ था, पैसा था। द रोमन एम्पायर अमेस्ड ह्यूज वेल्थ बाय कनकेस्ट, और वहीं पे रोमन एम्पायर ने कैसे कलेक्ट किया ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा पैसा कैसे कलेक्ट किया, थ्रू कनकेस्ट यानी जीत कर, ठीक है, वॉर में जीत कर। इट मे बी सेड दैट बोथ द रोमन एंड द गुप्ता एम्पायर्स वर इक्वली स्ट्रॉन्ग इन मैटर्स ऑफ वेल्थ। तो अगर हम रोमन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर की बात करें तो दोनों ही पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इक्वली स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है। ये रोमन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर दोनों ही बहुत ज़्यादा इनके पास पैसा था, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो गुप्ता एम्पायर को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है, यानी यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट था, हर क्षेत्र में इनका डेवलपमेंट था, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे ये हो वो हो, हर जगह इनका ओवरऑल डेवलपमेंट था, कल्चरल डेवलपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए इसको गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। आप गूगल में सर्च कर सकते हो विच पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, या फिर विच इज़ द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, व्हाट इज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, आप सर्च करना गूगल में, तो वहाँ पे आपको गुप्तास का आएगा, गुप्ता एम्पायर आएगा, ठीक है। तो चेक करना, ज़रूर चेक करना, और आपके बुक में ही दिया हुआ है, देखो ना यहाँ पे बुक में ही दिया हुआ है। सो समझे, तो देखो अगर मैं बात करूँ इनके एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर की, इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी इनका इक्वली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो ये दैट इज सिमिलैरिटी बिटवीन द टू एम्पायर्स, ठीक है। आगे बढ़ो, स्लेवरी। अब मैं अगर स्लेवरी की बात करूँ तो दैट इज डिफरेंस बिटवीन रोमन एम्पायर एंड दिस गुप्ता एम्पायर। सो क्या देखो इसमें क्या है कि हम क्या पढ़ते हैं कि रोमन सोसाइटी जो थी उसको स्लेव सोसाइटी कहा जाता है, हर काम के लिए स्लेव्स को यूज़ किया जाता था। लेकिन गुप्ताज में, जो गुप्ता एम्पायर है, उसमें जो स्लेव्स थे वो सिर्फ डोमेस्टिक वर्क के लिए यूज़ किए जाते थे, यानी कि घर के काम के लिए, घर के बर्तन झाड़ू वगैरह के लिए सिर्फ यूज़ किए जाते थे, डोमेस्टिक हेल्प के लिए स्लेव्स का यूज़ किया जाता था। लेकिन रोम में इसका उल्टा था, हर काम के लिए, हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए स्लेव्स का यूज़ होता था, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखी जा रही थी रोमन्स में, रोम में, है ना। जो सिटीजन्स थे वहाँ के, वहाँ पे उनके पास काम नहीं था, धंधा नहीं था, क्यों, क्योंकि स्लेव्स को सारा काम दे दिया जाता था, स्लेव्स से सारा काम कराया जाता था। क्या स्लेव्स खुश थे? नहीं, उनको पैसा थोड़ी मिलता था उस काम का। तो देखो, स्लेवरी प्रिवेल्ड इन बोथ द गुप्ताज इन द रोमन एम्पायर, दोनों ही टाइम पीरियड में, चाहे गुप्ता एम्पायर का समय हो या रोमन एम्पायर का समय हो, दोनों में ही स्लेवरी चलती थी, दोनों के एम्पायर्स में। इन द रोमन एम्पायर स्लेव्स वर इंगेज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्क। रोमन एम्पायर में तो स्लेव्स को हर तरीके के काम में इंगेज करके रखा गया था, हर तरीके के काम में उन्हें रहना पड़ता था। पर्टिकुलरली द रोमन स्लेव ओनर्स एम्प्लॉयड द स्लेव्स इन प्रोडक्शन। रोमन जो स्लेव ओनर्स थे, रोम में जो स्लेव ओनर्स थे, जो स्लेव को वो करते थे, क्या करते थे, ओन करते थे। जो प्रोडक्शन है, यानी कि एग्रीकल्चर की बात करें, इंडस्ट्री की बात करें, तो जो भी प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन वर्क, वो सारा उसमें स्लेव ओनर्स क्या करते थे, एम्प्लॉय करके रखते थे स्लेव्स को, ठीक है, प्रोडक्शन के कामों में। बट अंडर द गुप्तास स्लेव्स वर नॉट ऑल एम्प्लॉयड इन प्रोडक्शन। गुप्तास के जो स्लेव्स थे ना, वो लोगों को प्रोडक्शन के कामों में नहीं लगाया जाता था।
गुप्तास के टाइम पीरियड में जो स्लेव्स हुआ करते थे उन्हें किसमें नहीं लगाया जाता था, प्रोडक्शन के कामों में नहीं लगाया जाता था। स्लेव्स जो है मोस्टली इंगेज एज डोमेस्टिक हेल्प। जो स्लेव्स हैं उन्हें कहाँ रखा जाता है, उन्हें किसमें इंगेज करके रखा जाता है, डोमेस्टिक हेल्प में, यानी कि घर के कामकाजों में ही उन्हें रखा जाता था स्लेव्स को, ठीक है। बाकी ऐसे नॉर्मली प्रोडक्शन के कोई भी एक्टिविटीज़ में उन्हें नहीं रखा जाता था, सिर्फ डोमेस्टिक हेल्प के लिए, ओके। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लेवरी इन रोम एंड गुप्तास, ठीक है। समझ आया ना क्या बोला मैंने। नाउ कल्चरल अफेयर्स, अब देखो क्या बोला गया। कल्चरल अफेयर मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ऑल पैटर्न्स ऑफ लाइफ की यहाँ पे बात हो रही है। लाइफ के जितने भी पैटर्न्स हैं ना, अलग अलग चीज़ें हैं, उन सब की बात इसमें हो रही है कल्चरल अफेयर्स में। सो द गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया बिकॉज ऑफ द कल्चरल एडवांसमेंट मेड ड्यूरिंग द टाइम। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता है एंशिएंट इंडिया का, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कल्चरल एडवांसमेंट था उस दौरान, ठीक है। यानी ऑल पैटर्न, लाइफ के हर एक पैटर्न में हर एक, सो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। गुप्ता पीरियड को क्या कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लाइफ के जितने भी पैटर्न्स है, हर तरीके का जो भी काम है, ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पे उस समय दौरान था। द पीरियड सॉ रिमार्केबल प्रोडक्शन ऑफ लिटरेचर, साइंटिफिक treatise, etc. In the realm of Indian art, also the Gupta period is known as the classical period. MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इंडियन आर्ट में अगर हम बात करें तो गुप्ता पीरियड को क्लासिकल पीरियड कहा जाता है। किसको? गुप्ता पीरियड को ऑल्सो क्या कहा जाता है, क्लासिकल पीरियड, और गोल्डन एज भी कहा जाता है, ठीक है। सो बेसिकली इस समय के दौरान लिटरेचर बहुत ज़्यादा अच्छे से फुलफिल हो रहा था, साइंटिफिक ट्रीटाइज आ रहे थे, ठीक है। तो हर तरीके से सब कुछ हो रहा था, ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा था बेसिकली। इन अ सिमिलर मैनर देयर अपीयर्ड अ नंबर ऑफ लिटरेसी पर्सन्स हु मेड द रोमन पीरियड कल्चरली फेमस। और उसी तरीके से ये भी एक सिमिलैरिटी है, कल्चरल अफेयर्स में ये सिमिलैरिटी है कि उसी तरीके से जैसे गुप्ता पीरियड में था वैसे ही रोमन्स में भी बहुत सारे लिटरेसी पर्सन्स आए, ठीक है, जिन्होंने रोमन पीरियड को फेमस बना दिया कल्चरली, ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट मेंशन मे बी मेड ऑफ वर्गिल, सिसरो, लिवी एंड अदर्स। इसी में अगर हम बात करें इन लिटरेसी पर्सन्स की जिन्होंने कल्चरली फेमस बनाया रोमन पीरियड को, तो उनमें नाम आता है वर्गिल, सिसरो, लेवे एंड और भी बहुत सारे लोगों का। इन साइंस एंड मेडिसिन एज वेल एज द गुप्तास एंड द रोमन्स मेड प्रोग्रेस। साइंस में बात करें, मेडिसिन में बात करें तो गुप्ताज और रोमन्स दोनों ने ही बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है इन दोनों चीज़ों में। Thus it may be concluded that the Roman and Gupta empires had both similarities and differences। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, ये जितना भी हमने पढ़ा है इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रोमन एंड गुप्ता एम्पायर्स हैं इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ भी और डिफरेंसेस भी है, ठीक है। कुछ समानताएं भी और कुछ असमानताएं भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रोमन एम्पायर और गुप्ता एम्पायर के बीच में सारा डिफरेंस और सिमिलैरिटी समझ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है। अब ये जो टॉपिक है ना, ये कट मैंने इसलिए किया है बिकॉज ये मिसप्रिंट हो गया है। जो हमने पढ़ा था ना, ये टॉपिक 6 यानी कंपैरिजन बिटवीन द मौर्यन एंड मैसिडोनिया, ये दोबारा से इन्होंने दे दिया कंपैरिजन बिटवीन मौर्यन एंड मैसिडोनियन एम्पायर। सो दैट इज कट आउट पार्ट। अगर आपकी भी बुक में है तो आप इसको कट आउट कर लेना, और अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। फिर हम स्टार्ट करेंगे चोला एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि कट किस लिए है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना वीडियो कैसे लगे। बाय बाय।